वेलकम बैक टू द शो। ब्रिगेडियर साहब, आपको दहशतगर्दी के हवाले से आपने इस फील्ड के अंदर काफ़ी देर सर्व भी किया है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंट एक वेव देख रहे हैं हम राइज इन टेररिज्म की, तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस क्या हैं और ऑपरेशन गजब-ए-हक क्या काफ़ी है इसको काउंटर करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस बात से नहीं एग्री करता कि राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट वेव ऑफ टेररिज्म। आप अगर माजी के अंदर देखें, इसके अंदर सिर्फ कोई 15 दिन का एक ब्लॉक उस टाइम पे आया था। इस पिछले दिनों में जब जा रहे हैं, जब चाइना में या पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान जो है उसने बुनियानुल मरसूद शुरू किया था, तो वो जो गैप, वो जो टाइम है, उसका गैप के अलावा उससे पहले आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो एक तो इस खित्ते में जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे जब से ख़ास तौर पे दोहा एग्रीमेंट के बाद अगर उसकी क्लॉजेस के ऊपर आप जाएं, और उसके बाद पाकिस्तान जब अमेरिकन ने विड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान के अंदर से रात के वक्त, तो फिर सबसे पहला काम जो ये नई तालिबान की हुकूमत, जिनको मैं हुकूमत नहीं कहता, ये नार्को डीलर्स हैं, ये वो स्मगलर्स हैं जो भत्ता लेते हैं स्मगलरों से, और ये उसके ऊपर बेस करके ये अपनी हुकूमत बनाते हैं। जितना अमेरिकन इनको 56 मिलियन डॉलर जो इतना पैसा इनको देते हैं, आप बताइए उसमें से कोई पैसा आपको अफगानिस्तान के ऊपर पब्लिक वेलफेयर पर खर्च होता नज़र आया? कोई डैम बना, कोई सड़क बनी, कोई रोड बनी, कोई ब्रिज बना? ये सारा इनकी पॉकेट में जाता है। तो सबसे पहले काम जो इन्होंने किया था वो ये किया था कि इन्होंने वो जेल के दरवाजे खोल दिए थे, पुलचरखी में भी, काबुल में भी, कंधार में भी, मदारी, और वहाँ पे जितने वो लोग जो दहशतगर्द यहाँ से, क्योंकि आप एक चीज़ को, एक सिनेरियो को जहन में रखिएगा कि जब अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रही थी, जब वो आई थी, और आप ऊपर से पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आप खोस से लेके, पख्तिया से लेके, नंगरहार से लेके नीचे आ जाइए, आप नॉर्थ साउथ वजीस्तान के अपोजिट आप आ जाइए, तो पाकिस्तान वाज प्रोटेक्टिंग द बैक ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस। यानी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी बॉर्डर पे, इसलिए कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होके ऐसी इन्फिल्ट्रेशन हो जिसमें अमेरिकन फोर्सेस को पीछे से मारा जाए। तो उस वक्त जो यहाँ से पाकिस्तान ने जितने ऑपरेशन किए, और आपको पता है कितने सारे ऑपरेशन इन कॉन्टीन्यूटी में आप काउंट कर सकती हैं, और बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, उसमें सारे दहशतगर्द, जिसमें चाहे गुल बहादुर हो या मंगल बाग हो या जितने अलकायदा के हो, ये भाग के चले गए थे अफगानिस्तान में। वहाँ इसको वो पकड़े गए और जेल, तो इन्होंने सबसे पहले वो जेल के दरवाजे खेले, जिसके बाद नूरिस्तान में या काबुल में या मज़ार शरीफ में या नंगरहार में, वहाँ पर इन पार्टियों ने रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट पिछले साल आई थी, उसके अंदर एनालिटिकल टीम की रिपोर्ट थी, उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम तंजीमें, दाइश से लेके फितना अल ख्वारिज से लेके ETIM से लेके सारी तंजीमें मौजूद हैं, और उनके कोई 6000 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो है। अब चूँकि वो रीऑर्गेनाइज हो गए, और जैसे ही अमेरिकन वहाँ से निकल के गए, तो ये जो इसमें बड़ी समझने की बात यह है कि ये जो इस वक्त वहाँ पे एक भत्ताखोरों का जो एक क्लीग बैठा हुआ है इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो पीपल इलेक्टेड नहीं है, वो आए थे शॉर्ट टर्म के लिए। दे आर नॉट ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो वो अपनी स्ट्रेंथ ड्रा करते हैं उन फाइटर्स से या उन दहशतगर्दों से, या वो जो अमेरिकन ने जो आर्मी रेस की थी जिसके कुछ एलिमेंट बाकी है, वो अपनी स्ट्रेंथ उनसे ड्रॉ करते हैं, पब्लिक से ड्रॉ नहीं करते। मगर ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि हमने दोहा में जो एग्रीमेंट तक पहुँचे, जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत में आए, हमने इनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या नहीं किया है, एक लंबी बहस है, उसको सम अप करने की ज़रूरत नहीं, आप सारे जानते हैं वो। इसके बावजूद जाके, जैसा आपने पहले भी कहा कि जाके मुआहदे करेंगे हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाया काबुल पाकिस्तान के अंदर आएगी या वाया बलूचिस्तान हमारे चमन के बॉर्डर से अंदर आएगी, तो ये क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान चूँकि जंग नहीं जीत सका है, जंग हार गया है, लिहाजा उसने अब हमसे बदला लेने का ये एक रास्ता इख्तियार किया, ये अजम्पशन ठीक है? जी बुखारी साहब, बिल्कुल अजम्पशन ठीक है, और उसकी अजम्पशन की बैकग्राउंड है कि जो जैसे पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे, RSS की बुनियाद जो है वो डॉक्टर हैजवर ने जब नेशन डिफाइंड किताब लिखी थी, तो उसके प्रीफेस पे उसने क्या लिखा था? उसने कहा था कि इस खित्ते में सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को विल हैव टू कन्वर्टेड इनटू हिंदू, अदरवाइज हम उनको मार देंगे या निकाल देंगे। ये वो फिलॉसफी आज तक आ गई, और आज RSS की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ आपने देखा कि इजराइल के अंदर आज नहीं, गोल्डा मेयर के बाद आप और इजराइल का पहले प्राइम मिनिस्टर के आप वो याद किया था, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बना है। सो देयर इज अ नेक्सस
और इंडिया के और इसराइल के ताल्लुकात कब से, पिछले अपना 30 साल से इंडिया और इसराइल के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितनी एंटी टेरर फोर्सेस को ट्रेंड किया है वो तमाम आपको पता है इसराइल। तो ये जो एक नेक्सस है, और आपने देखा इसका एक और प्रैक्टिकल रेमिफिकेशन सामने आ गई, वो ये थी कि जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया, वहाँ पे इजराइल ने उसको क्या कहा था, उन्होंने कहा जाके अफगानियों को, और इजराइल की स्टेटमेंट आई कि हम अफगानियों को सपोर्ट करेंगे, उनको फंड देके, और इंडिया भी कहता है कि हम उनको फंड देंगे। फिर अफगानिस्तान की जो लीडरशिप थी, उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो ट्रैवल करके चले गए इंडिया। और वो इंडिया क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम आपको फंड देंगे, और ये पैसे के बुकारी है। मैंने आपको पहले ये तो तलवे चाटते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि जब अपना रशियंस आए थे अफगानिस्तान के अंदर और आईएसआई और सीआईए मिलके ये जो जंग लड़ रहे थे, तो इनके जो बुजुर्ग थे ना, वो आके $100 के ऊपर लड़ा करते थे अमेरिका के, तुमने उसको $100 ज्यादा दे दिया, हमें $100 कम दिए। तो ये तो सिर्फ पैसे के पुजारी है। वो पैसा इनको दिया इजराइल ने, वो पैसा दिया इनको इंडिया ने। और जब नरेंद्र मोदी वापस आया अफगानिस्तान से, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अटैक हुए थे। तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन इजराइल, इंडिया एंड दिस अफगान जो स्मगलरों की हुकूमत है, जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं कि अब मैं नहीं कहता, आप मॉस्को डायलॉग उठा के देखें, आप यूएन की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट उठा के देखें, आप चाइनीज की रिपोर्ट उठा के देखें, आप दुनिया के किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट उठा के देखें। आप ये फरमा रहे हैं कि ये अब इत्तेहाद सलासा बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान। शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। अगर आपको याद हो, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में किसी तारफ़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये फरमाइएगा कि जो चाइना की वसातत से या चाइना की हॉस्पिटैलिटी की वजह से 2 दफ़ा अफ़गान लीडरशिप के साथ मुलाकात कराई गई, हमारी टॉप लीडरशिप की, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ, कुछ वादे किए गए, ये फिर सारा कुछ भूल गए हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, चाइना जो है वो हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, और इसके अंदर लाजमी बात है कि चाइना को भी फ़ायदा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सीपैक का हिस्सा बनने की भी सीपैक का भी है सर। इसके अलावा ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट जो है उसको भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं काबुल से, और एक अंदाजे के मुताबिक 700 टेररिस्ट से लेके कोई 1500 टेररिस्ट जो है वो इन्होंने फैसिलिटेट किया। और अभी पिछले दिनों जो काबुल के अंदर बम धमाका हुआ जिसके अंदर एक चाइनीज़ मारा गया, वो सारा जो मामला था वो यही सब लोग कर रहे थे। फिर इन्होंने, और टीटीपी के साथ एनेक्सेस इनका बना, और इन्होंने जो ड्रोन इस्लामाबाद के अंदर उड़ाए गए उसकी जो टेक्निकल फैसिलिटेशन थी वो सारी की सारी ईस्ट तुर्कमानिस्तान के लोगों ने टीटीपी को दी। तो ये पूरा एक एनेक्सेस है जो पूरे खित्ते के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जितने भी ममालिक सेंट्रल एशिया के बाशमूल चाइना के, उनका आखिरी इजलास जिस वक्त तेहरान के अंदर हुआ, तो वहाँ वो ज्वाइंट एक डिक्लेरेशन करना चाह रहे थे जिसके मुताबिक सारे ममालिक जो है वो मिलकर इनके साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन हुआ ये कि रूस ने कहा कि मुझे मौका दिया जाए और मैं मज़ीद उनसे बातचीत करके आपको लेकिन उस बातचीत के बावजूद जो है वो आज वाले दिन तक ना सेंट्रल एशियन कोई कंट्री मुतमईन हो सकी है और ना हम ममालिक मुतमईन हो सके। हत्ता कि उरमची वाले जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मुज़ाकरात का, वो बड़े तफसीली मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो बदलने का नाम नहीं उसने लिया। ठीक है, मेहदी शाह साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। सर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई, आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल चाइना प्ले कर सकता है इन द करंट सिचुएशन। तो काइंडली ज़रा जो भी हमारी डिस्कशन हुई है इसको आप अगर चंद जुमलों के अंदर सम अप कर दें, टाइम की शॉर्टेज है तो इस तरह से। इसको सम अप यही है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसा स्टेज मिला हुआ है जिसे अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, क्योंकि अब सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है। तो ये मौका है कि इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि जब हमें मौके मिले उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके। तो मेरा यही मशवरा होगा कि साहब आप ये बताइएगा कि आपने तो बहुत सेंसिटिव वक्त में, कराची का मैं अगर आपको हवाला दूं तो देखा कि कैसे इससे डील किया जाता है।
जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान फील्ड मार्शल का था कन्वेंशन सेंटर में, अगर आपको याद हो, कि 10-15 हज़ार लोग ना हमसे कश्मीर ले सकते हैं ना बलूचिस्तान ले सकते हैं, आप समझते हैं कि उस इन लाइन विद दैट वो जो उन्होंने कहा था चुन चुन के मारेंगे, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आर्मी कुर्बानियाँ बहुत दे रही है, वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं, बिकॉज आपको पता है जिस तरह की पाकिस्तान के ऊपर वॉर इम्पोज की गई है, जिसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो उसको लड़ने के लिए आप सिर्फ ये है कि लेक्चरों से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें फिज़िकल ऑपरेशन करने। और पाकिस्तान आर्मी कॉन्स्टेंटली, परसों भी एक अपना ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं, और डेली की बेसिस पे लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह कहा गया और जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान आर्मी हाजिर है, रहेगी, एयरफोर्स हाजिर है, नेवी हाजिर है, और इंशाअल्लाह हम फतह हासिल करेंगे, ये मेरा यकीन है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस माजी की जंगों की तरह इस जंग के अंदर भी फतह हासिल होगी, और इसके लिए नॉन काइनेटिक के साथ साथ काइनेटिक मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे, और चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया स्टडीज़ मेहदी शाह साहब मौजूद थे, और सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और इस शो के मेन एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का, और इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट डे।